सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। एक तारीख सामने आ चुकी है लेकिन एक तारीख अभी तक सामने नहीं आई। मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख 21 अक्टूबर अब सामने आ चुकी है। लंदन में आज बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें खुद मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर यह फैसला किया गया कि अगले महीने यानी अक्टूबर में 21 तारीख को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे और फिर मुस्लिम लीग नून की आगे इलेक्शन कैंपेन को वो चलाएंगे। लेकिन अभी तक इलेक्शन की तारीख एक मुअम्मा बनी हुई है और वो अभी सामने नहीं आ सकी है। कोई सदर मुमलिकत से ये अपील कर रहा है कि आप तारीख दें अपने आइन के आर्टिकल 48 उसकी क्लॉज 5 के तहत पास ये इख्तियार है। जबकि जो इस वक्त जो गुज़िश्ता हुकूमत में शामिल जितनी भी सियासी जमातें हैं जो PDM का पार्ट थी या नहीं भी थी, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप इलेक्शन की डेट दें और अब तारीख को सामने आ जाना चाहिए। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तारीख सामने नहीं आ रही तो अब सियासी जमातें एक दूसरे के सामने आना शुरू हो गई हैं। हम गुज़िश्ता 2-3 रोज़ के अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत के बयानात देखें तो मुस्लिम लीग नून पर अब कड़ी तनकीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो महंगाई का बोझ था वो नून लीग की हुकूमत का था। पिछली हुकूमत में वो नून लीग अपने ऊपर वो बोझ बर्दाश्त करे और इत्तेहादियों को उसका पार्ट ना बनाया जाए। इसी तरह के मजीद सख्त बयानात सामने आ रहे हैं कि एक मखसूस जमात की 90 रोज़ में इलेक्शन कराने के मामले पर चीखें निकल जाती हैं और एक मखसूस जमात इस मौक़िफ़ से भागना शुरू कर देती है कि 90 रोज़ में इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। अब इन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है, मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है और जो चाहते हैं उस पर अमल किस तरह से वो कर सकते हैं, प्रोग्राम में मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि जहांगीर जदून साहब माहिर कानून हैं, उनसे ज़रा इस पूरी सूरत हाल पर उनकी कानूनी राय जानने की कोशिश करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कैसर साहब, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं अगले महीने 21 तारीख को। एक तारीख तो सामने आ गई, अब ये जो इलेक्शन की तारीख है ये क्यों सामने नहीं आ पा रही? आप लोग क्यों 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद नहीं चाहते? क्यों आप लोग 90 रोज़ से भाग रहे हैं? ये पीपल्स पार्टी का पिछले 2 रोज़ में मौक़िफ़ और कई बयानात ये ऑन रिकॉर्ड हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो हमेशा इलेक्शनों के लिए तैयार रहती है और इसीलिए आपने देखा कि आज मीटिंग हुई, वहाँ पे भरपूर मीटिंग हुई और उसमें ऐलान किया गया कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाएंगे। उनका शानदार इस्तकबाल होगा यहाँ पे, आप देखिएगा, क्योंकि जब मियां नवाज शरीफ साहब का दौर यहाँ रहा है, आवाम में लोगों में खुशहाली रही है, तो लोगों की तवक्कुआत यही हैं कि एक ऐसा सुनहरी दौर दोबारा उनका शुरू हो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मेजॉरिटी हो। नेचुरली जो इलेक्शन में जो पार्टी जीते वो जिसके पास मैंडेट होगा वही वज़ीर आज़म उस पार्टी का बनेगा। तो हमारी तो ये तवक्को है कि जल्द इलेक्शन होंगे और ये हल्का बदियों का मामला था वो तो सारी पार्टियों का मुश्तरका सब ने जो मीटिंग में तय किया था उसमें तो कोई किसी भी पार्टी का इख्तलाफ नहीं था। और अब हल्का बंदियों के फ़ौरन बाद इलेक्शन, और इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने देना है। ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है कि वो कहे कि फ़लाँ डेट को इलेक्शन होगा या फ़लाँ को नहीं। 90 दिन का बिल्कुल आइन में ज़िक्र है और बाकायदा उसके मुताबिक जितना भी जल्द से जल्द इलेक्शन हो सके एक नई मैंडेट हासिल करके हुकूमत को आए जो मुश्किल हालात है पाकिस्तान के, उसको इस गर्दार से निकालने के लिए बहुत फ़ैसले करने पड़े हैं, क्रूशल फ़ैसले। वो अनइलेक्टेड हुकूमत से नहीं हो सकेंगे या कोई ये जो अबूरी हुकूमत कोई ये फ़ैसले कर ले, उसका तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो हम इलेक्शन बिल्कुल चाहते हैं और हमेशा इलेक्शन लड़ा है। मैंने कैसे सब आइन पर अमल दरामद आप चाहते हैं 90 दिन में इलेक्शन हो। आप लोग की जो आला क़यादत है टॉप लीडरशिप की तरफ से ये डिमांड क्यों नहीं आ रही और इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही कि जी 90 दिन वाली आप बाउंड्री लाइन ना क्रॉस करें? जी, ये 21 आज जो अनाउंसमेंट हुई है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो इलेक्शन की भरपूर तैयारी के लिए यहाँ पे इलेक्शन की कैंपेन के लिए आ रहे हैं ना। और उनकी हालांकि आपको पता है कि वो उन्होंने कहा था जब तक वो कंप्लीट उनको सेहत याबी होगी तो अब वो उनकी सेहत बेहतर है और इंशाल्लाह वो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने के लिए अब 21 अक्टूबर तो कोई लंबी डेट नहीं है
वो जल्द तशरीफ़ ला रहे हैं और ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है आज शहबाज शरीफ साहब ने। हम तवक्को कर रहे हैं कि वो जल्द आएंगे। और इलेक्शन तो देखिए, इलेक्शन के बगैर कोई और मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ हुकूमत जो बनेगी वो जब तक उसके बाद मैंडेट होगा और वो अपने अपने मैनिफेस्टो पे, पार्टियों के मैनिफेस्टो पे ठीक है। चलें, आप भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, तैमूर साहब, अब ऐसा लग रहा है कि बिलावल साहब भी इस मौक़िफ़ पर थोड़ी सी लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। पहले पीपल्स पार्टी कह रही थी कि 90 दिन में इलेक्शन हो, अब वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन या 120 दिन में भी इलेक्शन हो जाएं, लेकिन बस हो जाने चाहिए और फिर उसके बाद जो मुंतखब हुकूमत आए वो फैसला करे। जो माजी की हुकूमत के फैसले थे PDM की हुकूमत के, उसको आप लोग ऑन नहीं कर रहे, अब वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, पहले भी हमारी बड़ी क्लियर कट डिमांड थी कि इलेक्शन टाइम पर होनी चाहिए। वही बिलावल साहब ने कहा। कैसा समय आ रहा हूँ आपकी तरफ, जरा तैमूर साहब अपना पॉइंट मुकम्मल कर लें। जी तैमूर साहब। जी, हमारा पहले दिन भी यही मौक़िफ़ था और आज भी यही मौक़िफ़ है। 9 मई के वाक़यात से पहले भी यही मौक़िफ़ था और उसके बाद भी ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। अभी भी हमने कंटिन्यूसली यही डिमांड रखी है और बड़ी क्लियर डिमांड रखी है, बड़ी वाज़ेह डिमांड रखी है कि 90 दिन के अंदर अंदर हमें इलेक्शन चाहिए, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कानून है इस मुल्क का, जिससे नाराफ़ी नहीं हो सकती। पर क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी मजबूरियां दिखाई, उस मजबूरी के बाद हमने कहा ठीक है, अगर 90 दिन में नहीं हो सकता तो अर्लीस्ट पॉसिबल डेट क्या है, कब होगी, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस डेट का ऐलान करें। मैं समझता हूँ जब आप उस डेट का इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देगी तो उसके बाद मसले मसाइल क्लियर हो जाएंगे, सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, हर कोई सियासी जमात अपने अपने काम से लग जाएगी। तो हमारी यही डिमांड है। लचक ना हमने पहले दिखाई थी, ना हमने लचक आज दिखाई है। पर अगर इलेक्शन कमीशन सिंपली कह रहा है कि हम इलेक्शन करा ही नहीं सकते इतने अरसे में, तो मजबूरन उसके बाद भी हमने यही पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है कि उससे बाद एक सेट डेट और अर्लीस्ट पॉसिबल पीरियड। अच्छा, तो अब उसमें 120 दिन की डिमांड है, 120 से आगे भी अभी जो शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन का उसके मुताबिक तो फिर ये मामला आगे जाना है, ये जनवरी के आखिर तक या फरवरी के आगाज़ में भी चला जाना है। तो उसके लिए पीपल्स पार्टी तैयार है या परसों जो CC आप लोगों की होने जा रही है उसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं? हमने CC भी मेन जो मैटर्स हैं, जो हमारा टॉप एजेंडा है वो इलेक्शंस का ही है और उस पर फैसले होंगे। पर मैं समझता हूँ अगर ये 90 दिन से आगे जाके 120 दिन तक, तो मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की आवाम बर्दाश्त कर लेगी। पर यूँ ना हो कि अगर इससे ज़्यादा डिले किया, इससे ज़्यादा कोई लंबी डेट का सोचा, तो कहीं हमें ट्रक पर सवार होकर फिर से अपनी मार्च शुरू ना करनी पड़ जाए, एहतजाज शुरू ना करने पड़ जाए। तो इसका मतलब तैमूर साहब इसी साल चाहते हैं आप लोग इलेक्शन, क्योंकि 120 दिन भी इसी साल मुकम्मल हो जाएंगे। 9 अगस्त से अगर आप असेंबली की तहरीर लगाएं तो वो कोई 8-9 दिसंबर को जाके मुकम्मल हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि दिसंबर में हमें डेट इलेक्शन की लेटेस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो जहांगीर जदून साहब, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सदर मुमलिकत से डिमांड कर रही है कि आइन आपको इख्तियार देता है इलेक्शन की डेट देने का। अब ज़रा इस पर थोड़ी सी कानूनी वजाहत कीजिएगा कि ये आइन का आर्टिकल 48(5) इस पर कई बार बात हो चुकी है, लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एक नई डिमांड उनके सामने रख दी है और ऐवान सदर के कुछ ज़राए से खबर भी आ रही है कि सदर साहब ने कोई डेट भी अपने तौर पर फाइनल कर लिया, उसका ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। अगर ये इस तरह की कोई मुमकिन डेट सामने आ जाती है तो क्या सूरत हाल बनेगी? वो उस डेट की आइनी हैसियत होगी कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मेरे ख्याल में पिछले कुछ जब से असम्बली डिज़ॉल्व हुई हैं तो ये डिबेट इस पे मुसलसल हो रही है और जितने भी लीगल माइंड है पाकिस्तान के, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी अफिलिएशन, वो यही कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट असम्बली डिज़ॉल्व करते हैं नेशनल असम्बली अंडर डिवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो डेट प्रेसिडेंट नहीं देनी होती है। इसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए। एक आइनी कॉन्स्टिट्यूशन आपको कह रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई लॉ नहीं बन सकता। और इन्होंने जो लॉ भी बनाया है, बात बेशुमार लोग लॉ पढ़ते ही नहीं है, आगे कह दें ये इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने जो लॉ बनाया उसके सबसे जो पहली वर्डिंग है सेक्शन 57 की, उसमें ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो अमेंडमेंट भी की है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है। अगर कोई आप ऐसी अमेंडमेंट करें जो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो तो वो प्रिवेल नहीं कर सकती, आइन ही प्रिवेल करता है। ये मुल्क का दस्तूर ही है, वही सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वही कहता है कि प्रेसिडेंट को वो डेट अनाउंस करेगा। अब जहाँ तक बात है कि प्रेसिडेंट अनाउंस किस तरह डेट करेगा, उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या होगी, तो उसने फिर इसीलिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया है और लॉ मिनिस्ट्री से भी उन्होंने ओपिनियन ली है।
कि अगर वो एक कंसल्टेशन के साथ वो देखते हैं कि जी मैं डेट दूँ तो इसके लिए कितने अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, क्या वो इलेक्शन कमीशन का काम है आगे स्केड्यूल देना जी कि इतने दोनों में आप 3 महीनों के आखिर में आप डेट देते हैं तो उसमें हम ये अरेंजमेंट कर लेंगे, हमारी ये मजबूरियाँ हैं, ये हैं। तो जहांगीर साहब इलेक्शन कमीशन तो उनसे मिल नहीं रहा और वजारत कानून जब उनसे मिल रहा है तो वो उल्टा उनको कन्विंस कर रहा है कि आपका काम नहीं है इलेक्शन की डेट देने, तो इलेक्शन कमीशन देगा। अब अगर इन हालात में वो कोई डेट देते हैं और वो 3 महीने के अंदर ही होती है तो फिर ये जो नई हल्का बंदियाँ हैं क्या इलेक्शन कमीशन को ये उन 3 महीनों के अंदर मुकम्मल करनी पड़ेंगी और फिर तमाम इंतजाम करने पड़ेंगे? आइन और कानून इस पर क्या कहता है? ये देखिए आइन और कानून बिल्कुल क्लियर है। जो बंदा को अपनी इंटरप्रिटेशन करता है उसको चाहिए कि वो किताब साथ लेके आए, फिर बताए कि जी इलेक्शन कमीशन डेट पॉइंट प्रेसिडेंट करता है और इलेक्शन कमीशन आगे स्केड्यूल का अनाउंस करता है कि ये वाली डेट है, इसके अंदर हम इतना मार्जिन रखेंगे, पेपर जमा होंगे, विड्रॉल होगी, ऑब्जेक्शन आएंगे, फिर फाइनल लिस्ट लगेगी, ये वो सारी चीज़ें, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। अब इलेक्शन कमीशन अगर प्रेसिडेंट के साथ कंसल्टेशन नहीं करना चाहता तो इसका मतलब है कि वो आइनी जिम्मेदारी से इनराफ कर रहा है। अगर प्रेसिडेंट चाहता है, अब देखें ना, अगर इन्होंने 3 महीने की बाद डेट देनी है उसके कोई जस्टिफिकेशन देंगे ना, तो मेरी ओपिनियन में ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लैंड कर चुका है। और अगेन अगर प्रेसिडेंट को डेट दे देता है विदाउट कंसल्टेशन, तो वो कंसल्टेशन के नहीं आते तो मेरी मजबूरी है मैं 90 दिन के अंदर एक डेट दूँ, और 90 दिन के 3 महीने के आखिर की कोई डेट दे देते हैं ज़ाहिर ऑब्वियसली फिर मैटर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो है वो भी रेडी नहीं है। अच्छा। वो इलेक्शन कमीशन भी रेडी नहीं है। जब एग्जेक्टिव ही रेडी नहीं है प्रेसिडेंट के साथ, फिर ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर फिर कोई डिसीजन देगी और ये भी बात तय हो जाएगी कि ये प्रेसिडेंट के जो हम कहते हैं लीगल लोग के जी ये इख्तियार प्रेसिडेंट का है। अब प्रेसिडेंट आप अपना देखें ना, आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है कि प्रेसिडेंट अपना इख्तियार किस तरह, प्रेसिडेंट के पास तो कोई एग्जेक्टिव पावर है नहीं। यानी पीडीएम ने जो इलेक्शन एक्ट में कानून साजी की है, शायद जो माहिर कानून उनके थे, कानून के माहिरीन, उन्होंने शायद ये पॉइंट क्या मिस कर दिया? कैसर अहमद साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, आप लोग साथ फारूक एच नाइक साहब थे और कई ऐसे माहिर कानून थे जो कि बड़े मुमताज़ नाम है मुल्क के। तो फिर ये आइन, ज़ाहिर है कोई भी कानून साजी हो लेकिन आइन तो अपनी जगह पर मौजूद है, आइनी तरमीम तो आप लोग कर भी नहीं सकते थे, तो ये इख्तियार अभी भी कुछ माहिरीन कानून की राय है कि प्रेसिडेंट साहब के ही पास है। देखिए आइनी माहिरीन सारे आप मुख्तलिफ से राय ले रहे हैं और डिबेट हो रही है इसी मामले पे। लॉ मिनिस्ट्री से कंसल्ट किया गया तो उन्होंने भी प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस किया कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन का प्रीरोगेटिव है। इवेंचुअली तो देखिए ये अगर हो सकता है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाए और इंटरप्रिटेशन वहाँ हो। देखिए ना, ये तो जो क्लियर है, मैं तो क्योंकि लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ और आपके मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट्स भी अपनी अपनी तोजी कर रहे हैं, कोई भी यूनानिमस बात नहीं कर रहा। इलेक्शन तो जल्द से जल्द होना चाहिए, इलेक्शन ज़रूरत है हमारे मुल्क की, अवाम की, क्योंकि अवाम बुरी तरह इस वक्त बदहाल हैं और कोई भी उनको रिलीफ नहीं मिल रही और वही चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, उनका मैंडेट वाले लोग आएँ और वो आके दुरुस्तगी की तरफ मुल्क के इकनॉमिक पॉलिसीज़ को, मुल्क की खारजा पॉलिसीज़ को, मुल्क की डिफेंस पॉलिसीज़ को इस तरह मुरतब करें कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। तो सब यही चाह रहे हैं, तो ये जल्द से जल्द इलेक्शन में ही मुमकिन है। अब वो प्रैक्टिकल कहाँ पोजीशन क्या है, क्योंकि CCI की मीटिंग में तो सारी पार्टियाँ मौजूद थीं उस वक़्त जब ये बात की गई कि हल्का बंदी पहले होगी, तो वहाँ तो सब ने यूनानिमसली इसको एग्री किया। अब वो कितना जल्दी हो सकता है, अच्छा। मैं समझता हूँ इस पर बहुत बहस हो चुकी है और कोई रिजल्ट हमारी इसमें तो नहीं निकलेगा। अगर प्रेसिडेंट साहब अपने तौर पे कोई अनाउंस कर देते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने भी उनको कहा है कि नहीं आप नहीं करेंगे हम करेंगे, तो ये सारे मामलात जो है ना फिर कंफ्यूजन की तरफ जा रहे हैं और फिर दोबारा एक इस वक्त टर्माइल जो है ना वो हमें ख़त्म करना है। मेन तो मसला जो हमारे मुल्क का है ना, ठीक है, और इलेक्शन तो जब भी ये डिबेट शुरू होती है, हमारा जो सियासी टर्माइल है, बात चली जाती हमने है जो CCI की मीटिंग पर चोर डाकू की गर्दान लगा रखी है ना मुल्क क्या। जी जी जी, कैसे साहब जरा तैमूर साहब के सामने मैं पॉइंट रखना चाहूँगा कि CCI की मीटिंग में फिर नहीं बैठ पा रहे ना। देखिए पॉलिटिकल लोगों का काम है कि कोई ना कोई कंसेंसस करें, कोई चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, कहीं ना कहीं मुल्क को किसी राह में हम पहुंचाएंगे तो बेहतरी होगी ना। अगर हम ही आपस में लड़ते रहेंगे, हम ही कोई आप डिसीजन नहीं कर पाएंगे पॉलिटिशियंस ही, तो फिर ये मुल्क जो है जिस तरह जा रहा है उसकी तो कोई संभालने वाला नहीं है ना। तो ये इस वक्त हमें सबको मिल के
मुल्क की चार्टर ऑफ इकानमी करनी होगी और सबसे पहले ठीक है, बिल्कुल कैसा सा पॉइंट आपका आ गया कि जाहिर सारी सियासी जमातों को, सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना पड़ेगा। लेकिन तैमूर साहब, जब भी ये इलेक्शन की डेट से मुतालिक डिबेट होती है, हल्का बंदियों से मुतालिक डिबेट होती है, सीसीआई की मीटिंग का हवाला दिया जाता है, वहाँ आपकी नुमाइंदगी मौजूद थी और आप लोगों को वहाँ पर ये यकीन दहानी कराई गई थी कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे, तो वहाँ वो आपने कोई तहरीरी यकीन दहानी नहीं ली, क्योंकि अब बात आइन से बाहर निकलते हुए जा रही है। अगर एक रोज भी ऊपर हो जाता है तो फिर जाहिर है आइन पर तो अमल दरामद नहीं होता और पीपल्स पार्टी आइन पर अमल दरामद चाहती है। तो सीसीआई की मीटिंग में आप लोगों का एग्रीमेंट हो गया था कि हाँ जी पहले नई हल्का बंदियां हों, हम इस पर एग्री हैं और उसमें जितना भी वक्त लगे? ये साहब बहुत ही क्लियर लफ्जों में बात हुई थी और बिल्कुल एक साफ सुथरी गारंटी दी गई थी कि इलेक्शन हल्का बंदियों की वजह से डिले नहीं होगा। हम इस सेंसस को कबूल अगर कर लेते हैं तो डिलिमिटेशन हम बाद में करेंगे। इस चीज पर, इस बेसिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या बाकी जमातों ने हाँ की थी कि ठीक है, अगर सिर्फ इसको एक्सेप्ट करना है और डिलिमिटेशन अभी नहीं करनी है और 90 दिन के दायरे से बाहर नहीं जा रहा इलेक्शन, तो उसी पे उस एक 1 पॉइंट एजेंडा पे हमने एग्री किया था सेंसस पे। हमें नहीं पता था कि इस तरह से एक बात करके और बाद में इस चीज को प्रोलॉन्ग किया जाएगा, जो कि हुआ। तो हमें अगर थोड़ा भी अंदाजा होता हम उस सीसीआई की मीटिंग में कभी जाते नहीं, अगर जाते तो उसको अपोज करके आते। ये एक बड़े अच्छे हल्कों की तरफ से हमें उम्मीद थी कि इलेक्शन डिले नहीं होगा और उसके अलावा तो हमें ये पता था कि अब जहां से आपको जहां से यकीनदहानी करवाई गई थी, अब उनका मौकिफ क्या आता है? वो सीसीआई की यकीनदहानी को क्या भूल चुके हैं? अब वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से रुजू करें तो पहले वो कहते थे कि हमसे रुजू करें। अच्छा। ये थोड़ा उनके बात में, स्टांस में थोड़ा फर्क आ गया है। पर एक बात हमारी अंडरस्टूड थी ना कि हमें पता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है 90 दिन में इलेक्शन, तो हमें नहीं था अंदाजा कि 90 दिन से बाहर ये जा सकेंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहती कि आपको डिलिमिटेशन कब और कितने अरसे में करनी है, पर आपकी इलेक्शन कब, आपका ये जरूर कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि आपकी इलेक्शन जो है 90 दिन से लेट नहीं हो सकती। ये सारी चीजें हमारे पास थी और मैं अभी भी समझता हूँ कि ये चीज इलेक्शन कमीशन ने भी रियलाइज की है कि अगर ये इलेक्शन को ज्यादा डिले करेंगे तो हमारी ऑलरेडी माशी सूरत हाल बहुत खराब है, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे पास है। जो लोग अभी केयरटेकर में आए हैं उनका काम नहीं है पॉलिसीज बनाना, उनका काम नहीं है मुल्क बनाना, उनका काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करना। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे वक्त बढ़ा है हर किसी को इस चीज की इंपॉर्टेंस नजर आ रही है। जो चेयरमैन बिलावल ने बात किया, जो सदर जरदारी ने बात की, अब सबकी समझ में आ रही है और हमने इस स्टांस में डिफरेंस भी देखा है। पहले इलेक्शन कमीशन बात करने को तैयार नहीं थी, अब इलेक्शन कमीशन कह रही है कि बिल्कुल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इलेक्शन कम से कम टाइम में कराएं और उसकी वजह से हम भी पूरी उम्मीद है कि ये होगा, वरना बहुत बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल आ सकता है हमारे मुल्क में जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम पर। सही, ठीक है। तो अब जहांगीर जदून साहब, अगर ये मामला अदालत जाता है कि ये मैंडेट किसका है, इलेक्शन कमीशन का है या सदर मुमलिकत का है तारीख देने का, तो उसमें भी ज़ाहिर आपको पता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में कितना टाइम लगता है। यहाँ कोई तकरीबन महीने से ज़्यादा तो पहले ही गुजर चुका है, अब तो वक्त बहुत कम है 90 रोज़ की उस विंडो के लिए। क्या लगता है आपको फिर ये अदालत जाने के बाद ये मामला कितने दिन में निपट सकता है और वहाँ से फिर क्या इसकी तशरीह आ सकती है? देखिए, अगर अदालत जो है ये मामला अगर पिटीशन फिक्स हो जाए, निपटाना चाहे तो विद इन 1 वीक 10 दिन में ये मामला निपट सकता है। हाँ, अदालत अगर कोई न निपटाना चाहे, कोई डिले करना चाहे, तारीखें लंबी डाल दे, तो फिर ये मामला आगे 15 दिन 20 दिन तक भी जा सकता है। अदालत तो चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये डिबेट वाइंड अप करके आर्गूमेंट तो वो कह सकती है कि ये डेट दे इलेक्शन कमीशन। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब अदालत में जाता है, पिछली दफ़ा भी जब केस हुआ था, उन्होंने कहा जी हम तो इलेक्शन के लिए रेडी हैं, हर वक्त इलेक्शन कमीशन का काम ही है कि हर वक्त रेडी रहे। अब इसमें जो डिलिमिटेशन का, इसमें मेरे ख्याल में आइन के अंदर बिल्कुल अभी इन्होंने कहा है आइन के अंदर प्रोविजन नहीं है डिलिमिटेशन की। आइन के अंदर जो प्रोविजन थी वो सीसीआई उस पर खामोश है, गवर्नमेंट खामोश है, निगरान खामोश है। आइन के अंदर आर्टिकल 51 के जो सब आर्टिकल 5 था उसके अंदर ये प्रोविजन थी कि अगर आप सेंसस नोटिफाई करते हैं तो आपको नेशनल असेंबली की सीटें अलॉट करनी पड़ती हैं, ये आइन कहता है। अब वो आप सीटें अलॉट ही नहीं कर रहे, कहते हैं सीटें तो पहली वाली रहेंगी, तो फिर डिलिमिटेशन का तो क्वेश्चन होता ही नहीं, ये तो करनी नहीं चाहिए। अब डिलिमिटेशन का क्या मतलब है कि आप 2 यूनियन कौंसिल इधर से उधर लगाएंगे सिर्फ टाइम वेस्ट करने के? मुझे तो डिलिमिटेशन की कोई पर्पज समझ नहीं आता। हाँ, अगर सीटें आपकी बढ़ती हैं या कम होती हैं तो ऑब्वियसली फिर डिलिमिटेशन करनी पड़ती है कि सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब आइन ये कहता है कि अगर आप नोटिफाई करेंगे। ठीक है जहांगीर साहब, तो आप सीटें अलॉट करें। इस पर अगली किसी नशिस्त में मजीद तफसील से बात करेंगे, अभी चूंकि वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, तैमूर तालपुर साहब, कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद कुछ अहम मौजूआत पर बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन की तारीख इस वक्त एक मौमा बनी हुई है। अब आने वाले इंतखाबात में कौन कौन सी सियासी जमातें आपस में इत्तेहाद करेंगी, कब इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, इलेक्शन होने भी जा रहे हैं या फिर कुछ हलकों की जानिब से ऐसे खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद एक लंबे टाइम तक पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो और ये निगरां सेटअप कंटिन्यू करता रहे। अब ये सारे सवाल रखते हैं। इस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपके सामने सवाल रखना है सर कि आपकी नज़र में इलेक्शन होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अगर तो 50 अरब डॉलर का जो मोहम्मद बिन सलेमान साहब के साथ और खलीजी रियासतों के साथ और सऊदी अरब के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर साहब की शटल डिप्लोमेसी के बायस अगर वो 50 अरब डॉलर का मामला मटेरियलाइज हो जाते हैं अगले 3-4 माह के अंदर, तो मैं तो देखता हूँ कि फिर तो शायद इलेक्शन ना हो। फिर पाकिस्तान की इकॉनमी को उसके पाँव पे खड़ा करके, पाकिस्तान से महंगाई ख़त्म करके, पाकिस्तान के जितने माइक्रो और मैक्रो लेवल के इंडिकेटर्स हैं उनको मुस्तहकम करके ही यहाँ पर कोई इलेक्शन या कोई सिलसिला होगा। अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ ना हुई तो फिर आपका फरवरी के अंदर जनाब इलेक्शन है। और फरवरी के अंदर इस इलेक्शन के हवाले से मैं आज आपके प्रोग्राम की वसातत से और बोल्ड टीवी के जितने नाजरीन हैं, मैं उनको एक जनाब मैसेज और एक पैगाम ये दूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी मुनाफिकत के ऊपर मबनी सियासत कर रही है वो नून लीग कर रही है। वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब को इस तरह निजात दहिंदा के तौर पे जो है वो पेश किया जा रहा है। 3 दफा वजीर आजम रहे हैं। 35-40 साल से पाकिस्तान की सियासत के अंदर जनाब वजीर खजाना से लेके वजीर आला से लेके वजीर आजम रह के भी और नून लीग यहाँ पर इक़्तिदार में रही। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या किया? और पिछले 1.5 साल में जो शहबाज शरीफ साहब एक्सपोज हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को अरबों रुपए लगा के पिछले 20-25 सालों में सरकार का पैसा लगा के, टैक्सों का पैसा लगा के एक $6 मिलियन डॉलर मैन के तौर पे और एक बहुत बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जनाब नून लीग प्रेजेंट करती रही थी। लेकिन इन 1.5 सालों में वो सबसे ज्यादा एक्सपोज हुए कि उनके पास तो टके आने की कोई सलाहियत नहीं है। जो 1.5 साल में इस पाकिस्तान का हाल किया, पीटीआई ने तो जो 3.5 सालों में जो किया ही किया, जो सवा सत्यानाश पिछले 1.5 सालों में शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और नून लीग और पीपल्स पार्टी और जेयूआई फजल रहमान साहब की क़यादत में हुआ और खसूसन उसको नून लीग ने किया। अब वो नून लीग इस वक्त मैकावली की सियासत, चांकिया की सियासत और गोयबल्स की सियासत करने लगी है कि जैसे कोई जनाब बड़ा निजात दहिंदा जनाब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और जनाब माही आवेगा तो फुला नल धरती से जावांगी वाला माहौल बनेगा। एक शख्स भी इस वक्त नून लीग को वोट देने को तैयार नहीं है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। इनकी 1.5 साल की बैड गवर्नेंस और डल्टी किस्म की इनकी पॉलिटिक्स और इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, तो मैं ये समझता हूँ कि इन इलेक्शनों में अगर जो फरवरी में हो रहे हैं, नून लीग बड़ी अयारी और मक्कारी और चलाकी की सियासत इस वक्त कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम इनकी 1.5 साल की जो कारकर्दगी आखिरी थी ना, उसकी वजह से 1% भी तैयार नहीं है इनको वोट देने के लिए। अच्छा, तो फैयाज साहब, आपने कहा कि 50 अरब की ये जो सरमायाकारी आनी है डॉलर की, ये अगर आ जाती है तो फिर फिलहाल आपको इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पहले पाकिस्तान की महंगाई ख़त्म की जाएगी, हालात बेहतर किए जाएंगे, उसके बाद फिर इलेक्शन का मौका दिया जाएगा किसी एक मुंतखब हुकूमत को आने का। तो ये पाकिस्तान की महंगाई ख़त्म करने में ये तो एक बड़ा लंबा अरसा चाहिए होगा। फिर ये अगर तो ये सरमायाकारी आ जाती है तो फिर कितने अरसे तक आप इलेक्शन होते नहीं देख रहे हैं? देखिए, फिर तो देखो, पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। अब उसमें देखे ना, आर्मी चीफ ने जिस अंदाज से पिछले 10-12 दिनों के अंदर डॉलर माफिया, चीनी माफिया और स्मगलर माफिया, स्मगलिंग माफिया और जितने माफिया का उनके खिलाफ जो एक्शन लिए और उसका रिजल्ट फिर आपने देखा कि 25-30 रुपए डॉलर नीचे आया, चीनी की कीमत नीचे आई, माफिया सीधा और होना शुरू हुए। इस वक्त जरूरत यह है कि गरीब आवाम, मिडिल क्लास आवाम, हत्ता कि रिच क्लास भी इस पाकिस्तान में रुल गई है। यहाँ पर सिर्फ मौज कर रहा है अलीट क्लास, वडेरे जागीरदार, सरमायादार, सनतकार, हराम हलाल की जो अलीट क्लास है ना, वो इस वक्त सुकून में। बाकी तो हर एक की बुरी हालत है, लाले पड़े हुए लोगों को इस 1.5 साल की नून लीग की कारकर्दगी की वजह से, जो अब लगे हुए हैं जनाब नवाज शरीफ साहब को एक हीरो के तौर पे जनाब अपना इलेक्शन में अपनी खोई हुई साख बचाने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं। तो इन हालात के अंदर सबसे पहले रियासत और इकॉनमी है।
ताकि महंगाई कंट्रोल हो, गरीब आवाम की किस्मतों में जो फाके डाके धमाके नाके और चाके शहबाज शरीफ की क़यादत में इस नून लीग ने और इनके बाकी इत्तेहादियों ने जो डाले हैं, पहले आवाम की तो सुकून आए ना। आवाम को तो खाने पीने की जो ना पिस्सू पड़े हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। तो इस वजह से अगर तो सरमायाकारी हो गई तो फिर ज़राअत, सनत, तिजारत और हर फील्ड के अंदर, हर शोबे के अंदर पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। पाकिस्तान जो ज़र मुबादला के लिए सवा अरब डॉलर के लिए IMF की हर उल्टी सीधी शराइत मानने को जनाब मजबूर हो जाता है, जो IMF और यहूदी लॉबीज वो पूरी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही हैं मुख्तलिफ अदारों के जरिए से, उससे कम अज कम ब्लैकमेलिंग से जान छुटे और पाकिस्तान के जो एक हर हवाले से अल्लाह पाक की तरफ से जनाब फैज़याब मुल्क है, उसके पास ना जंगलात की कमी, ना दरिया की कमी, ना समुंदर की कमी, ना मादनियात की कमी, ना मेन पावर की कमी, ना ज़राअत की कमी, ना सनत की कमी, लेकिन मिस मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो जो ममालिक ये सरमायाकारी करने पर आमादगी जाहिर कर रहे हैं, क्या ये उनकी शर्त है कि अगर वो ये सरमायाकारी करते हैं तो फिर कोई मुंतखब हुकूमत ना आए, चूंकि वो उन्हीं सियासी जमातों पर मुश्तमिल होगी जिनकी खराब कारकर्दगी से पाकिस्तान यहाँ पहुंचे? नहीं, देखें, उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो अगर ये सरमायाकारी हो जाती है, 10 अरब डॉलर उस 50 में से ज़र मुबादला के लिए मुख्तस हो जाते हैं, बाकी 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी होती है। पाकिस्तान की ज़राअत और सनत और तजारत के हवाले से जो एक नक्शा खींचा है आर्मी चीफ की क़यादत में, जो अदारे बने हैं, जो कानून साजी हुई है मईशत की बहाली के हवाले से, अगर वो सही ट्रैक पे चीज़ें चल पड़ती हैं तो कम अज कम अगली जो हुकूमत आएगी वो ये रोना तो नहीं रोएगी कि सब पिछले हम कई 2-3 दहाइयों से देख रहे हैं, जो हुकूमत आती है पहले तो वो 3-4 साल पिछली हुकूमत को जनाब मवर्द इल्जाम ठहराने पे अपना वक्त बसर कर देते हैं कि उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, उन्होंने मुल्क दिवालिया कर दिया, दिवालिया मुल्क हमारे हाथ में आया, मुल्क का सत्यानाश हुआ था हमारे हाथ में आया, और फिर वो 3 साल अपनी कारकर्दगी पिछड़ों के ऊपर इल्जाम साजी की सूरत में और इल्जाम तराजी की सूरत में जनाब वो लगा देते हैं। कम अज कम ये ना हो, एक स्टेबल मुल्क उनके हवाले हो, इकॉनमी के हवाले से, ज़र मुबादला के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, सनत के हवाले से, तिजारत के हवाले से, माइक्रो और मैक्रो लेवल के जितने इंडिकेटर्स हैं उनके बेहतरी के हवाले से जब उनके हवाले होगा तो कम अज कम फिर वो ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकेंगे। जैसा PTI की हुकूमत ने भी यही किया, नून लीग की हुकूमत ने भी यही किया, उससे पिछली नून लीग की हुकूमत ने भी यही किया कि वो पिछड़ों को रोते थे। तो जब इकॉनमी अपने पाँव पे खड़े होगी और फिर इलेक्शन होके जो हुकूमत आएगी, फिर उसके पास ये चैलेंज होगा कि अब मुल्क को मजीद आगे लेके जाओ, मजीद उसकी इकॉनमी को बेहतर करो, उसके हालात को बेहतर करो। ये रोना है ना, माशी अशारिय फयासा इस वक्त हैं, जो खरबों रुपए का इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, आपको लगता है कि ये सब इतना आसान होगा कि ये चंद महीने की बात होगी या इसमें चंद साल लग जाएंगे? फिर देखें, ये मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी को अल्लाह करे ये 50 अरब डॉलर का जो पूरी स्कीम है, ये अल्लाह करे आर्मी चीफ इस पे लगे हुए हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको हिम्मत दे, वो किसी तरीके से अपने टेन्योर के अंदर ये चीजें इनको मटेरियलाइज करवा लें, वरना हालात तो बेड़ा गर्क है। PTI की हुकूमत ने 3.5 सालों में 76% कर्जे लिए हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर। 76 सालों में जितना कर्जा है ना, 76 सालों में, उसमें से 76% 3.5 सालों में। रही सही कसर आपके इस 1.5 साल के अंदर नून लीग ने निकाल दी। उससे पहले ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रहे, मुल्क के क्या हालात आपके सामने हैं, मुल्क के हालात तो सामने हैं। ज़र मुबादला के लिए हम जनाब आगे पीछे देखते हैं, वो मुल्क जो एटमी ताकत है, वो मुल्क जो ज़री ताकत है, वो मुल्क के जो मादनियात की ताकत है, वो मुल्क के जिसको मेन पावर की कमी कोई नहीं, वो मुल्क के जिसके मेन पावर पूरी दुनिया की इकॉनमीज को चला रहे हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, UAE, सऊदी अरब, वहां की इकॉनमीज को, वहां की सनत को, वहां की तजारत को, वहां की मेडिकल के शोबे को जनाब पाकिस्तानी जाके जनाब उन्होंने कंधा दिया हुआ है। इधर आके जनाब पाकिस्तान का अपना बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो फैयाज साहब, इसका मतलब तो ये होगा कि अगर फरवरी में इलेक्शन होते हैं और एक मुंतखब हुकूमत आती है तो वो भी पिछली PDM और PTI की हुकूमत की तरह कई अरब डॉलर्स और वो कर्जे लेगी और पाकिस्तान ये कर्जों के गिरदाव में फंसता जाएगा। तो आने वाली हुकूमत के लिए भी हालात अच्छे नहीं है। फिर अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत आए जो खुदा ना तो एशियन टाइगर के नाम पे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाए, ना रियासत मदीना के नाम पे बनाए, ना रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे बनाए, वो रियल मैनर में परफॉर्मेंस दे।
वो मुल्क के हालात को बेहतर करे, और वो वही आएगी कि जो कुछ सही मायनों में, जैसे कहते हैं ना, अल्लाह के सियासी वली और कुतुब और कलंदर होंगे। जो तो वडेरे जागीरदार सरमायादार यहाँ आएंगे, उनका एक लाइफ स्टाइल है, वो तो भाईजान जना के मुल्क को चलाते हैं, वो तो मुल्क को अपनी चिरागाह समझते हैं। वो लीडरशिप आए हर पॉलिटिकल पार्टी में से, मैं समझता हूं कि वो लीडरशिप बासलाहियत लीडरशिप कि जो इस मुल्क को पार्टी पॉलिटिक्स को बाला ताक रख के हर किस्म के तफरके को, कीना, हसद, तो ये लीडरशिप आएगी कहां से? अगर हम देखें जो बड़ी जमातें इस वक्त हमारे मुल्क की हैं, वो मुस्लिम लीग नून है, वो पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फिर काफ लीग और JUI, अभी आप लोगों की जमात नई है, तो ये लीडरशिप कहां से निकल कर आएगी? ये चेहरे तो वही है ना जो सब पिछले 60-70 सालों से पाकिस्तान पर हुकूमत करते आ रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं है, जिनके ऊपर इररिस्पॉन्सिबिलिटी का इल्जाम नहीं है, उनके ऊपर इररिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके बेसलाहियती का इल्जाम नहीं है, उनकी मिनिस्ट्रियों में उनकी सलाहियत का तूती जो है ना वो बोलता है, उनकी परफॉर्मेंस बोलती है। तो ऐसे लोग हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मौजूद हैं, उनको आगे लाओ। तो फैयाज साहब, ऐसे लीडरशिप उनको आगे आने देगी क्या? मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ये बर्दाश्त करेंगे कि कोई और आए और पार्टी को लीड करे, या जरदारी साहब ये मौका देंगे किसी को, या मौलाना साहब या जहांगीर तरीन साहब? भाई जहां पे खानदानी सियासत है, आवाम को नहीं देना चाहिए वोट। जहां पे एक के खानदान के 10-10, 15-15 मेंबर, वजीर आला, वजीर आजम, प्रेसिडेंट और जनाब हर चीज के दावेदार भी हैं, उम्मीदवार भी हैं, अपना जाती हक समझते हैं, फिर पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि मीर भी सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते हैं। तो फैयाज साहब, फिर किस सियासी जमात को वोट दे पाकिस्तान की आवाम? भाई अभी तो देखो आपके सामने है कि IPP जो है वो प्रॉपर पाकिस्तान की तामीर और बका का नारा लेके आई है। हम यहाँ पर कोई किसी खानदान की सियासत करने नहीं आए। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और खसूसन नून लीग पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर इस वक्त नून लीग को कोई वोट देने को तैयार नहीं है, खसूसन इनकी आखिरी 1.5 साल की परफॉर्मेंस, इनकी लूटमार, इनकी बंदरबाट। अब देखे ना, मरियम औरंगजेब के हवाले से इस वक्त अरबों रुपए की करप्शन की सारी बाजगश्त चल रही है, जो रियलिटी के ऊपर मबनी है। ऑस्ट्रेलिया के में जनाब इनकी प्रॉपर्टियां बनी हुई हैं। मैं हैरान हूं, 1.5 साल के अंदर जिन्होंने अरबों रुपए की ऑस्ट्रेलिया और दुबई के अंदर जिन्होंने प्रॉपर्टियां बना ली, आप बताएं फिर ये क्या मुल्क को क्या ये सहारा देंगे? और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, लेकिन फैयाज साहब वोट तो आपकी जमात को जब मिलेगा ना, जब आपके कैंडिडेट्स पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ेंगे, क्या कौमी असेंबली की 342 नशिस्तें और बाकी चारों सूबाई असेंबलियों के लिए आप लोगों के कैंडिडेट्स हैं? इतने लोग आपको ज्वाइन कर चुके हैं? हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन साहब हमारे वजीर आजम के कैंडिडेट होंगे, अलीम खान साहब हमारे पंजाब के वज़ारत आला के कैंडिडेट होंगे। हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, भरपूर तरीके से इंशाल्लाह। अच्छा, और जी, तो ये कैंडिडेट्स आपके इतनी बड़ी तादाद में हैं कि पंजाब से निकलकर भी आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकें? नहीं है, आप बताएं ना, नून लीग का टिकट इन हालात के अंदर कौन लेगा पंजाब में? ये बताएं, जो बेड़ा गर्क करके गए हैं ये पाकिस्तान के 1.5 सालों में, आप बताएं ना। ये जितना पिछले 1.5 साल के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि मियां साहब की वापसी पर क्या हालात हुई है। आप मुझे बताइए, जितनी महंगाई हुई है, ठीक है, उसमें IMF के साथ जो PTI ने माहिदा किया हुआ था वो भी जिम्मेदार है, लेकिन इन्होंने उसको रोकने के हवाले से क्या किया? अपने केसेस माफ करवा लिए, अपने पर्चे सीधे करवा लिए, अपनी खरबों डॉलर की करप्शन को सीधा बदरा कर लिया। चलें, क्या किया साहब, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपने आज के प्रोग्राम में रेज किए हैं और अब हम कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्रामों में ये सवालात मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों के सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब IPP के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।